गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स ऑफ द ओबीजी रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम ऑफ द नॉर्सेट एंड द आरआरबी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स रिगार्डिंग द ओबीजी। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा, मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द मैटरनल मोर्बिडिटी इज द एनीमिया। तो याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्बिडिटी? एनीमिया। सेकंड वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इज द हेमरेज। दोनों डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्बिडिटी पूछा जाए तो कौन सा आएगा? एनीमिया। अगर मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी पूछा जाए तो कौन सा आएगा? हेमरेज। चलो नेक्स्ट, anemia into the newborn if the central venous Hb level is the less than 13 ग्राम पर dl। याद रखिए, एनीमिया कंडीशन अगर न्यूबॉर्न में है तो कैसे पहचान सकोगे? इफ द सेंट्रल वेनस Hb लेवल इज द लेस देन 13 ग्राम पर dl। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर यानी कि LOA। ये सबको पता ही होगा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस। कौन सी आनी चाहिए बच्चों? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आनी चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। याद रखिए दोनों डिफरेंस है। अगर नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल कौन सी आएगी? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आएगी। अगर एबनॉर्मल पूछा जाए तो कौन सी आएगी बच्चों? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन आएगी। नेक्स्ट, हाफ हैंड मेथड एंड द फुल हैंड मेथड, इट इज द मेनली यूज्ड फॉर द मैनुअल रोटेशन ऑफ द फीटल हैंड यूज्ड इनटू द राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन टू डिलीवर द बेबी। तो याद रखिए बच्चों, अगर पोजीशन एबनॉर्मल है फीटस की, कौन सी है? जस्ट लाइक एग्जांपल दे चुका हूं मैंने, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? हाफ हैंड और फुल हैंड मेथड करेंगे। उसमें क्या करेंगे? मैन्युअली क्या करेंगे? रोटेट करेंगे किसको? फीटस को। और उसकी वजह से क्या होगा? इजीली डिलीवर द बेबी। चलिए नेक्स्ट, डिनोमिनेटर ऑफ द ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट पहले देखने को मिलता है? बटक्स का। इसलिए डिनोमिनेटर कौन सा रहेगा ब्रिज प्रेजेंटेशन का? तो याद रखिए बच्चों, कौन सा आएगा? सैक्रम। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्बिडिटी इज द एनीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इज द हेमरेज। एनीमिया किसको बोला जाता है? 13 से कम हो तो। मोस्ट कॉमन पोजीशन नॉर्मल कौन सी आएगी? LOA यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मल पोजीशन कौन सी आएगी? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। इसमें हम क्या कौन से मेथड यूज करेंगे बच्चों? हाफ हैंड एंड फुल हैंड मेथड यूज करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? फीटल्स की पोजीशन हम चेंज कर देंगे और नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। डिनोमिनेटर ब्रिज प्रेजेंटेशन का कौन सा आएगा? सक्रम। चलिए नेक्स्ट, ECV के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द ECV बच्चों? एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इज द प्रोसीजर। एक जात का प्रोसीजर, उसमें क्या होता है? अटेम्प्ट्स टू टर्न्स फ्रॉम ए फीटस फ्रॉम द ब्रिज पोजीशन टू द हेड डाउन पोजीशन व्हिच कैन इंप्रूव द चांसेस ऑफ द हैविंग ए वजाइनल बर्थ। ध्यान से समझिए, अगर डिलीवरी कैसे हो रही है? ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी कि बटक्स का पार्ट अगर पहले दिख रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों? कौन सी प्रोसीजर यूज करेंगे? एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। उसमें हम क्या करेंगे? हेड डाउन पोजीशन करेंगे और व्हिच कैन बी इंप्रूव द चांसेस ऑफ द वजाइनल डिलीवरी। चलिए नेक्स्ट, ECV इज द टिपिकली परफॉर्म कब करेंगे? परफॉर्म करेंगे बच्चों अराउंड द 37 वीक में हम परफॉर्म करेंगे व्हेन द फीटस इज द ब्रिज ऑब्लिक और ट्रांसफर। तो ये सारी एब्नॉर्मलिटी मैंने पढ़ा ली है, ब्रिज ऑब्लिक हो या ट्रांसफर। तो ये सारी कंडीशन में हमें डिलीवरी कैसे करेंगे? एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन की मदद से करेंगे। और कितने वीक में करेंगे? 37 वीक की प्रेगनेंसी में करेंगे। सिजेरियन सेक्शन इज द मैनेजमेंट ऑफ द चॉइस इनटू द कोड प्रोलैप्स। याद रखिए, अगर किसी मदर को कोड प्रोलैप्स दिख रहा है तो यानी कि उसके हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? CS यानी कि सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब व्हाट यू मीन बाय द कोड प्रोलैप्स वो देख लेते हैं। अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स का मीनिंग ऐसा होता है, इट इज द व्हेन द अम्बिलिकल कोड एग्जिट द सर्वाइकल OS बिफोर द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। यानी कि बच्चे का जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट पहले आना चाहिए था वो नहीं आएगा, लेकिन कौन आ जाएगा बच्चों? पहले कौन आ जाएगा? अम्बिलिकल कोड आ जाएगी। एग्जिट द सर्वाइकल OS बिफोर द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। यानी कि जो पार्ट पहले आना चाहिए था वो नहीं आएगा फीटस का,
लेकिन क्या आ जाएगा अम्बिलिकल कोड। मैं एक बार इमेज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देख रहा है बच्चों, ये क्या है अम्बिलिकल कोड। नॉर्मली क्या होता था, जो फीटस का हेड है वो आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा, कौन आ जाएगा अम्बिलिकल कोड अगर पहले दिख रही है तो याद रखिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कोड प्रोलेप्स। अगर कोड प्रोलेप्स है तो इमरजेंसी में हमें क्या करना पड़ेगा सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। तो इसी भी पता चल गया, इसी भी हमें कौन सी कंडीशन में करेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन में, उसमें क्या करेंगे मैन्युअली अटेम्प्ट करेंगे और नॉर्मली हेड डाउन पोजीशन करवा देंगे। स्पेशली इसी भी कब करेंगे 37 वीक में करेंगे। कोल्ड प्रोडक्ट्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे सिजेरियन सेक्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, यूजुअली ड्यूरिंग द सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन जब डिलीवरी होती है तब कितना ब्लड लॉस होता है, तो याद रखिए बच्चों 800 से 1000 ml ब्लड लॉस होता है। कंसीडर एट द नॉर्मल इफ द ब्लड लॉस इज द 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर से ज्यादा हो गया तो इससे कंसीडर इज द एब्नॉर्मल एंड मे बी नीड टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सिजेरियन डिलीवरी अगर करवाई है तो कितना ब्लड लॉस इज द कंसीडर एज द नॉर्मल, 800 से 1000 ml इज द कंसीडर एज द नॉर्मल। बट 1 लीटर से ज्यादा है तो इस कंडीशन को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे एब्नॉर्मल डिक्लेयर कर देंगे। रूल ऑफ 30 सीख लेते हैं बच्चों। चलो रूल ऑफ 5 पता है बच्चों, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 पता है बंस के लिए, एडल्ट बंस के लिए। रूल ऑफ 5 पता है आपको किसके लिए आएगा बच्चों, रूल ऑफ 5 किसके लिए चिल्ड्रंस के बंस के पेशेंट में। उसके अलावा रूल ऑफ कितने 10 भी आते हैं, क्लैप लिव क्लैप पैलेट की जो सर्जरी करवाते हैं उसमें आता है, अगर आपको पता हो तो चलिए अभी रूल ऑफ 30 सीख लेते हैं। इट इज द गाइडलाइन फॉर द असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि रूल ऑफ 13 किसके लिए यूज करते हैं सीवियरिटी ऑफ द पीपीएच को देखने के लिए। इट इज द बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स बाय द 30 mm ऑफ एच, यानी कि पहली कंडीशन आपको पता चल गई ब्लड प्रेशर कितना 30, रूल ऑफ 30 यानी कि सब चीज 30 आएगी, ये याद रखिए बच्चों। देयर पल्स इंक्रीज कितने हो जाएंगे 30 बीट्स पर मिनट एंड देयर हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट लेवल कितना हो जाएगा डिक्रीज बाय द 30%। they will like about the 30% of the their blood volume, यानी कि 30% जो भी ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो सारी चीजें पता चल गई। ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा फॉल डाउन 30 mm ऑफ एचजी ड्रॉप हो जाएगा, पल्स इंक्रीज हो जाएगी 30 बीट्स पर, हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रिट लेवल कितना डिक्रीज हो जाएगा अबाउट द 30%, ब्लड वॉल्यूम भी 30% लॉस्ट हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन हम किसमें असेस होनी चाहिए रूल ऑफ 30 यानी कि पीपीएच इज द कंसीडर। चले नेक्स्ट, रिटेन प्लेसेंटा। अब रिटेन प्लेसेंटा का मीनिंग क्या है, the placenta is said to the retain when it is not expelled out or even the 30 minutes of the birth of the baby। बेबी का जन्म हो चुका है बच्चों, उसके 30 मिनट्स के बाद भी प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं हुई तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों रिटेन प्लेसेंटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है रिटेन प्लेसेंटा। अकॉर्डिंग WHO 15 मिनट्स, बुक में क्या है 30 मिनट्स है, अकॉर्डिंग WHO याद रखिए बच्चों 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट्स डिलीवरी के बाद भी अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम रिटेन प्लेसेंटा। चलिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिटेन प्लेसेंटा इज द एटोनिक यूट्रस, ये चीज भी याद रखिए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिटेन प्लेसेंटा इज द एटोनिक यूट्रस। चलिए एक बार फिर से रूल ऑफ 30 किसमें यूज होते हैं बच्चों पीपीएच में, ब्लड प्रेशर पल्स रेट हेमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन और ब्लड वॉल्यूम सारे के सारी चीज 30 याद रखिए। सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होगा तो कितना ब्लड लॉस इज द नॉर्मल, 800 से 1000 इज द नॉर्मल, 1 लीटर से ज्यादा हो गया तो उससे कंसीडर इज द एब्नॉर्मल, तब उससे कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। रिटेन प्लेसेंटा क्या आफ्टर 15 या 13 मिनट्स के बाद भी क्या नहीं हो रहा है प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा तो उससे क्या बोले थे रिटेन प्लेसेंटा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिटेन प्लेसेंटा इज द एटोनिक यूट्रस। चलिए नेक्स्ट, ओके सॉरी, 10 गोल्डन आपको पता ही होगा, 10 golden aims should be followed for the successfully breastfeeding according to the BFHI। What is the full form of the BFHI? Baby Friendly Hospital Initiative। कब लॉन्च किया गया 1991 में। तो याद रखिए सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कितने स्टेप कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो किसने दिए थे BFHI ने, कितने थे 10 थे। In case of the preterm neonate, the cord should be clamped immediately after the birth। जन्म के बाद यानी कि आफ्टर द बर्थ हमें क्या करनी पड़ेगी, लेकिन कौन से बर्थ, अगर बच्चा प्रीटर्म है, अगर प्रीटर्म बच्चा है तो हमें अम्बिलिकल कोड को क्या करना पड़ेगा क्लैम्प्ड इमीडिएटली आफ्टर द बेबी टू प्रिवेंट द हाइपरवोलेमिया। यह चीज याद रखिए, अगर प्रीटर्म कंडीशन है तो हमें अम्बिलिकल कोड को जैसे ही जल्द से जल्द क्लैम्प करना चाहिए। क्यों, बिकॉज द प्रिवेंट द हाइपरवोलेमिया।
and development of the hyperbilirubinemia, and the cold line also kept as the long 10 to 12 centimeter in the case of the extent transfusion is the required। तो ये सारी चीज आपको माइंड में फिट रखनी पड़ेगी। प्रीटर्म बच्चा है तो क्या करेंगे बच्चों, हम उसको इमीडिएटली क्या कर देंगे, हमें क्या करेंगे बच्चों, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर देंगे टू प्रिवेंट द हाइपरवोलेमिया एंड डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरबिलिरुबिnemia। और जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है उसको कितनी रखेंगे, लंबी रखेंगे। कितनी रखेंगे, 10 से 12। क्यों, क्योंकि अगर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तो हम उसे इजीली दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रिकमेंडेड परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग द नियोनेटल सीपीआर कितने आएगा, 1 ग्राम इनटू द 10,000। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का दूसरा नाम बताइए तो कौन सा आएगा, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। कौन सा आएगा, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अगर इफ द इन्फेंट वाज द बॉर्न टू ए मदर पॉजिटिव फॉर द HbS, याद रखिए अगर बच्चा ऐसा जन्म रहा है किसका, इसकी मदर को क्या है बच्चों, HbSAg, यानी कि मीनिंग क्या रहेगा, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, देन उसको क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन should be given within the 12 आवर, यानी कि 12 घंटे में हमें क्या देना पड़ेगा, हेपेटाइटिस बी इम्यूनो should be given। कौन से रूट में, IM रूट से। और कौन से मसल में देंगे बच्चों, वास्टस लेटरालिसिस मसल में देंगे। और हेपेटाइटिस वैक्सीन आल्सो शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेम रूट। तो पता चला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ द इन्फेंट वाज द बॉर्न टू द मदर, ऐसी मदर जिसको क्या है, HbSAg है, उसको बेबी जन्म हो रहा है तो उसको बेबी को हम क्या देना पड़ेगा, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ेगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में। कौन सा रूट, IM रूट। और कौन सी मसल में, वास्टर लेटरालिसिस मसल में। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पता चल गया। चलो 10 रूल्स किसके लिए है, सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ने दिए 1991 में। अगर प्रीटर्म बच्चा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएटली क्लैम्प करना पड़ेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ को 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी रखनी पड़ेगी। सीपीआर का जो भी नियोनेटल है, एपिनेफ्रिन का डोज कितना रहेगा, 1 ग्राम 10,000। कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट को कौन से नाम से जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अगर बच्चा ऐसी मदर है जो उसको HbSAg और बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या देना पड़ेगा, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट, यूजुअली क्या बोलता जाता है, FHR यानी कि फिटल हार्ट रेट इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ द फिटस वेलबींग, बट इन सम केस द FHR मे बी नॉट ऑडिबल। ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें FHR नॉट बी एबल टू प्रॉपर्ली, सच एज द ओबेसिटी है, पॉलीहाइड्रोएमिनेस है, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है, या फिर IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ है। ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, FHR हमें प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता। बच्चों pseudocyesis का मीनिंग बताइए, व्हाट डू मीन बाय द pseudocyesis? इट इज आल्सो नोन एज द फॉल्स प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द pseudocyesis? तो क्या है, इट इज आल्सो नोन एज द फॉल्स प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज द फॉल्स प्रेगनेंसी, या फिर क्या बोला जाता है, फैंटम प्रेगनेंसी। इट इज द रेयर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर that cause the people to believe that are pregnant when they are not। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, वाकई में असल में वो प्रेग्नेंट है बच्चों, असल में वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि शी इज अ प्रेग्नेंट। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, फॉल्स प्रेगनेंसी। एक नलीपैरस यानी कि जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसका सर्विस कौन से शेप में होता है बच्चों, कॉनिकल शेप। और पैरस यानी कि जिसने बच्चा दिया है उसका क्या होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल स्पेस शेप में देखने को मिलता है। Fetal cardiac activity can be seen by the USG by the 6 week। याद रखिए, fetal cardiac activity यानी कि FHR कब देखने को मिलता है, एज ए USG में 6 वीक में देखने को मिल जाता है। Palpation of the fetal part can be felt by the 20 weeks। जो भी palpation होता है fetal parts को हम कब palpate कर सकते हैं, तो याद रखें बच्चों 20 weeks में हम उसे easily palpate कर सकते हैं। तो पता चला, FHR पता चल गया। नेक्स्ट, ओबेसिटी, पॉलीहाइड्रोमिनस, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर और IUD में क्या देखने को नहीं मिलता है, FHR। pseudocyesis आई थिंक पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ओके, अनदर नेम ऑफ द नॉन, ओके सॉरी ओके, ये पिछला है इसलिए मैंने रख दिया है। ओके चलो नेक्स्ट, क्राउन लंप लेंथ के बारे में देख लेते हैं। कौन सी है ये बच्चों, क्राउन रंप लेंथ। व्हाट डू मीन बाय द क्राउन रंप लेंथ? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द, मेजरमेंट करेंगे, क्या मेजरमेंट करेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ द ह्यूमन फीटस, ह्यूमन फीटस की लेंथ को मेजर करेंगे। कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्राउन टू द बॉटम ऑफ द रंप। कहां से करेंगे, टॉप ऑफ द क्राउन से लेके बॉटम ऑफ द रंप, एक्सक्लूडिंग यानी कि क्या नहीं चेक करेंगे, लिम्स ऑफ द यल्सन। व्हाट डू मीन बाय CRL?
इट इज द मेजरमेंट लेंथ ऑफ द ह्यूमन फीटस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड, और कहां तक होगी, बॉटम ऑफ द ग्राउंड। मेजरमेंट ऑफ द सीआर लेंथ बाय द यूएसजी एट द 6 वीक, याद रखिए 6 वीक में बहुत सारी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने बताया था वही। रिकमेंडेड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट 400 mcg या फिर कितना हो गया 0.4 mg शुड बी गिवन टू द ऑल वुमन प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसे वुमन जो प्रेगनेंसी का प्लानिंग करती है फ्रॉम द 4 वीक बिफोर एंड टू बी कंटिन्यूड एट लीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर, वो आपको पता ही है, बिकॉज द प्रिवेंशन ऑफ द किसके लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। चलिए सैक टेस्ट के बारे में सीख लेते हैं। इट इज द फिटल लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट, कौन सा आएगा बच्चों, इट इज द फिटल लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट। उसका दूसरा नाम क्या आएगा, बबल टेस्ट। तो व्हाट अनदर नेम ऑफ द बबल टेस्ट कौन सा आएगा बच्चों, सैक टेस्ट, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या आएगा, फिटल लंग्स मैच्योरिटी। हमारे फिटल लंग्स मैच्योरिटी बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या आएगा, सैक टेस्ट। उसमें क्या करेंगे बच्चों, मिक्स ए लिटिल अमाउंट ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड, उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड, और क्या करेंगे 96% ऑफ द इथेनॉल, यानी कि दोनों का मिक्सर बनाएंगे। कौन सा, एमनोटिक फ्लूइड का, और कौन सा करेंगे 96% ऑफ द इथेनॉल। आफ्टर मिक्सिंग द सेकिंग फॉर द 15 सेकंड, 15 सेकंड तक हमें क्या करेंगे, सेकिंग करेंगे, और विच कीप द रिमेन स्टेबल फॉर द 15 मिनट्स। ध्यान से समझिए बच्चों, फिटल लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट में क्या करेंगे, एमनोटिक फ्लूइड मिक्स करेंगे 96% इथेनॉल, दोनों को मिक्स करके 15 सेकंड तक उसको सेक करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। इफ द आफ्टर 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट के बाद बबल्स देखने को मिलते हैं, देन इट इंडिकेट द मैच्योरिटी ऑफ द फिटल लंग्स, यानी कि फिटल लंग्स हमारे कैसे मैच्योर है। At the term amniotic fluids color become the colorless to the pale straw. At the term जो amniotic fluid का कलर कैसे चेंज हो जाएगा, कलरलेस से कैसा हो जाएगा, पेल ट्रो या पेल स्ट्रो या फिर टर्बिड कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ द डेल्यूगो और द फिटस यूरिन इनटू द amniotic fluid। अगर बात करूं कि शुरुआत के कुछ टाइमों में, यानी कि शुरुआत के प्रेगनेंसी के टाइम में जो amniotic fluid का कलर कैसा रहेगा, कलरलेस, लेकिन एट द टर्म कैसा हो जाएगा, पेल स्ट्रो या फिर टर्बिड कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों, लैन्यूगो प्रेजेंट रहेगा और फिटस का यूरिन भी प्रेजेंट रहेगा इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड। फिटल मूवमेंट काउंट बाय द मदर, जो फिटल मूवमेंट है वो काउंट कौन करता है, मदर के द्वारा जो काउंट होता है। इट इज द आइडियल फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोथ फॉर द हाई रिस्क और द लो रिस्क पेशेंट। सो हेल्दी फिटस शुड बी हैव मिनिमम 10 मूवमेंट्स इनटू द 12 आवर्स पीरियड। याद रखिए 12 घंटे में मिनिमम 10 मूवमेंट्स का तो ख्याल होना ही चाहिए, यानी कि 10 मूवमेंट्स करना ही चाहिए बच्चा कितने टाइम में, 12 घंटे में, तो ही हम कह सकते हैं इट्स फिटस इज द हेल्दी बच्चों। ट्रिपल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आएंगे बच्चों, इट इज द कंबाइंड बायोकेमिकल टेस्ट विच इंक्लूड द MSAFP यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, UE3 यानी कि अनकॉन्जुगेटेड स्टेरॉइड। इट इज यूजुअली परफॉर्म एट द 15 to 12 22 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन, यानी कि एक डॉक्टर एक सजेशन टेस्ट करते हैं ट्रिपल टेस्ट, और ट्रिपल टेस्ट हम कब करवाएंगे बच्चों, 15 से लेके 22 वीक की गेस्टेशनल एज में करवाएंगे। उसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाएंगे, इंक्लूड MSAFP यानी कि अल्फा बीटा प्रोटीन आ जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और फिर अनकॉन्जुगेटेड स्टेरॉइड, तो तीनों के तीनों हम टेस्ट करवाएंगे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंटिटी कैन बी डिटेक्ट बाय द USG बिटवीन द 11 to 14 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। याद रखिए बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंटिटी कैन बी डिटेक्ट बाय द यूएसजी के द्वारा हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कब, 11 या 14 वीक की जब प्रेगनेंसी हो तब। तो पता चला एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पता चल गया, फिटल मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, ट्रिपल टेस्ट कब करवाना चाहिए, एंटिटी कब हमें यूएसजी में दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं। नेक्स्ट, पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबको पता है कौन सा आएगा बच्चों, ट्यूबल ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा आएगा, ट्यूबल ओस्टिया। नेक्स्ट, इंट्रायूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। शुरुआत के पहले स्टेज ऑफ द लेबर में कितना रहता है बच्चों, 40 से लेके 50 mm ऑफ Hg। इंट्रायूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में कितना रहेगा बच्चों, 100 से 120 तक रहेगा। चले नेक्स्ट, व्हाट यू मीन बाय द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू मीन बाय द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, व्हेन द अपर सेगमेंट यानी कि जो यूट्रस का अपर सेगमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्ट होगा और पुश करेगा। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये यूट्रस है, एक बार से सीख लीजिए, ये यूट्रस है। अपर सेगमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड पुश द फिटस डाउन, यानी कि नीचे की तरफ धक्का देगा,
ऑन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि नीचे की तरफ आएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, एंड सर्विक्स डायलेट इनटू द रिस्पांस ऑफ द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अपर सेगमेंट। तो पता चला पोलर यूट्रस क्या ऊपर से क्या होगा, अपर सेगमेंट से पुश, यानी कि धक्का लगेगा, धक्का लगने की वजह से क्या होगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होगा, हो जाएगा सर्वाइकल का डायलेशन हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एट द रेट, सर्विक्स का जो डायलेशन होगा वो रेट कितना होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर हावर इनटू द प्राइमरी ग्रेविटी, यानी कि प्राइमरी ग्रेविटी में 1 और 1.5 सेंटीमीटर हावर पर हावर इज द मल्टी ग्रेविटी इज द कंसीडर इज द सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। तो पता चला 1 सेंटीमीटर पर हावर किस में आएगा बच्चों, प्राइमरी ग्रेविटी में, और 1.5 सेंटीमीटर पर हावर किस में आएगा बच्चों, मल्टी ग्रेविटी में। Next, if the membranous rupture before the onset of the labor, then it is called as the premature rupture of the membrane। तो याद रखिए, अगर membrane rupture हो गया before the onset of the labor, labor के okay sorry okay चलिए continue। If the membrane is rupture before the onset of the labor, then it is called as the premature rupture of the membrane, यानी कि समय से पहले क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तो उसे कौन सी कंडीशन बोला जाता है बच्चों, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, if the membranous rupture after the completion of the full cervical dilation, that is the called is the normal rupture of the membrane। लेकिन membrane rupture होता है after the completion of the full cervical dilation, यानी कि पूरे cervical dilation के बाद अगर membrane rupture होता है, इसे कंसीडर एज नॉर्मल रप्चर। तो PROM पता चल गया, NROM पता चल गया, जो सर्वाइकल का डायलेशन रेट है वो कितना रहेगा बच्चों, प्राइमरी ग्रेविटी में, और दूसरा मल्टी ग्रेविटी में। नेक्स्ट, प्यूरपुरियम का मीनिंग आप सबको पता है, इट इज द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ, इट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन कितना रहेगा, अबाउट द 6 वीक, यानी कि प्यूरपुरियम का मीनिंग क्या, आफ्टर द 6 वीक प्रेगनेंसी के सॉरी डिलीवरी के बाद के जो स्टार्टिंग के 6 वीक का जो टाइम रहेगा उसे क्या बोला जाता है, प्यूरपुरियम। प्रोलैक्टिन इज द मेजर हार्मोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मिल्क। सबको पता है सिंथेसिस ऑफ द मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों, मिल्क इजेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। जो भी मायोएपिथेलियल सेल है ब्रेस्ट को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसकी वजह से मिल्क क्या होगा, इजेक्शन होगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबको पता है, इट इज द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, तो याद रखिए बच्चों कौन से पार्ट में, एम्पुला पार्ट में। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल, याद रखिए हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या है, इट इज द नॉन कैंसरियस सेल है, एक टाइप का क्या है बच्चों, नॉन कैंसरियस सेल है। उसमें क्या देखने को मिलता है, याद रखिए स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस सीन इनटू द यूएसए। यूएसए में क्या देखने को मिलता है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, और हाई लेवल ऑफ द एससीजी हार्मोन। तो दो चीज मैंने पढ़ा ली, कौन सी आएगी बच्चों, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, और हाई लेवल ऑफ द एससीजी किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर देखने को मिलता है। हेल्प सिंड्रोम, व्हाट यू मीन बाय द हेल्प सिंड्रोम, आप सबको पता है अ प्रेगनेंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है बच्चों, हाइपरटेंशन की वजह से। अब हेल्प का पूरा हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। एच फॉर हिमोलाइसिस, ईएल का मीनिंग क्या रहेगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम रहेगा, एलपी का मीनिंग क्या रहेगा, लो प्लेटलेट काउंट। तो फिर से देख लेते हैं, ओके। प्यूरपुरियम पता चल गया, आफ्टर 6 वीक ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन, प्रोलैक्टिन, मिल्क सिंथेसिस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब, उसमें कौन सा, एम्पुला पार्ट। कंफर्मेटिंग डायग्नोसिस ऑफ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल कौन सा आएगा, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस और हाई लेवल ऑफ द एससीजी। हेल्प सिंड्रोम का मीनिंग क्या रहेगा, हाइपरटेंशन की वजह से, हिमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट। टाइम फॉर द वेरियस आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस प्रॉपर्टी, ओके सॉरी ओके कंटिन्यू। कॉपर्टी 200 बी कितने साल तक रहेगी, 4 ईयर तक। नेक्स्ट, मल्टी लोडर 250 कितने साल तक रहेगी, 3 इयर्स के लिए। कॉपर्टी 380 ए कितने साल तक रहेगी, 10 ईयर के लिए। नेक्स्ट, द डायफ्राम फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज द इंट्रोड्यूस अप टू द कितने टाइम पे आएगी, 3 आवर्स बिफोर द इंटरकोर्स एंड ही इज द केप्ट एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर द लास्ट कोइटल एक्ट। तो सारी चीज मैं फिर से पढ़ा लेता हूँ। आईयूडी यानी कि कॉपर टी 200 भी 4 साल तक, मल्टी लोडेड 250 कितने साल तक, 3 इयर्स के। कॉपर टी 380 सबसे ज्यादा पूछा दिया, कॉपर टी 380 कितने साल तक, 10 ईयर के। जो डायफ्राम है वो कब इंट्रोड्यूस करते हैं, अप टू द 3 आवर्स बिफोर द इंटरकोर्स एंड कीप एट द एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर द लास्ट कोइटल एक्ट।
नेक्स्ट, वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे, यानी कि टुडे क्या है, वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसमें कौन सा कंपोजिशन आएगा, नॉन एक्सेल, कौन सा आएगा बच्चों, नॉन ऑफ जाइलोन, 1 ग्राम आएगा, एक्ट एज द स्पर्मिसाइड, वो कैसे एक्ट करेगा, स्पर्मिसाइड ड्यूरिंग द क्वाइटिस, यानी कि स्पर्मिसाइड की तरह वो काम करेगा टुडे। नेक्स्ट, द आइडियल प्रेशर ऑफ द सक्शन कितना रहेगा, 400 से लेके 600 mg इनटू द सक्शन इवैक्यूएशन प्रोसीजर। The cesarean delivery, in case of the cesarean delivery, prophylactic antibiotics should be administered prior to 16 minutes of the skin incision made because to prevent the bacterial contamination। याद रखिए, जब भी सिजेरियन डिलीवरी होती है तब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रिवेंट द बैक्टीरियल कंटामिनेशन। Which enzyme does the help the sperm for penetration for the zona pedicula of the ovum, यानी कि कौन से एंजाइम की मदद से जो स्पर्म है वो क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है, कौन से, ओवम के जोना पेडिकुला में। तो याद रखें बच्चों, हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम, कौन सा आएगा बच्चों, हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन अकर थ्रू द 4 स्टेज, याद रखिए जो फर्टिलाइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कौन से 4 स्टेज में होता है, कौन कौन से, ए पोजीशन में, एडहेशन, पेनिट्रेशन एंड द इन्वेजन। फिर से बोल रहा हूं, ए पोजीशन, एडहेशन, पेनिट्रेशन और द इन्वेजन, इट इज द 4 स्टेजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज द नॉन एज, पता ही है सबको, जो यूट्रस है उसको, प्रेग्नेंट यूट्रस को क्या बोला जाता है, डेसिडिया, क्या बोला जाता है बच्चों, डेसिडिया। When is the organogenesis is the completed, organogenesis कब कंप्लीट होता है बच्चों, अप टू द 8 वीक, यानी कि 8 वीक के टाइम के अंदर जो भी ऑर्गेनोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड इज द बिगिन फ्रॉम द 3rd वीक टू 8 वीक, जो भी एम्ब्रियोनिक पीरियड है 3 वीक से लेके 8 वीक के है उसको क्या बोला जाता है, सॉरी, एम्ब्रियोनिक पीरियड कब से कब स्टार्ट होता है, तो 3 वीक से लेके कितने वीक तक, 8 वीक से। व्हाट इज द नॉन प्रेग्नेंट वेट ऑफ द यूट्रस, तो याद रखिए 60 ग्राम, 60 gram is the non-pregnant weight of the uterus. What is the pregnant weight of the uterus? 1000 gram. दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 और 60 में दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। What is the shape of the non-pregnant of the uterus? तो कौन सा आएगा, पायरिफॉर्म। HCG हार्मोन सिक्रेटेड बाय द विच सेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो याद रखिए बच्चों HCG हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, सिनसाइटोथ्रोपोब्लास्ट सेल ऑफ द प्लेसेंटा। फिर से बोल रहा हूं, What is the organogenesis is the completed 8 वीक। एम्ब्रियोनिक का पीरियड कब तक रहेगा, 3 से लेके 8 वीक तक। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना, 60। प्रेग्नेंट का यूट्रस का वेट 1000। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप पायरिफॉर्म। एचसीजी हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, सिनसाइटोथ्रोबोब्लास्ट सेल ऑफ द प्लेसेंटा। When is the perform the amniocentesis, तो याद रखिए 14 से 16 वीक ऑफ द gestation। Increase the level of the alpha fetoprotein, यानी कि कौन कौन से कंडीशन में अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। मैंने एक ट्रिक लिखाई है वो आप लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एम फॉर मल्टीपल गैस्ट्रेशनल, एस फॉर स्पाइना बाइफिडा, ए फॉर एनालसिफेली या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एफ फॉर फिटल डेथ, पी फॉर प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो याद रखिए अगर अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा ऐसा पूछा है तो याद रखिए सूत्र में इसके यानी कि ट्रिक याद रखिए, कौन सा आएगा, MSAFP, यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। याद रखिए, मैं टिक कर देता हूं, याद रखिए ये ट्रिक याद रखना, MSAFP यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। M फॉर मल्टीपल जेस्टेशनल, S फॉर स्पाइना बाइफिडा, A फॉर एनालसिफेली, F फॉर फिटल डेथ और P फॉर कौन सा आएगा बच्चों, प्लेसेंटल एब्रप्शन। चलिए कौन सी कंडीशन में AFP अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें भी मैंने ट्रिक है वो बाद में बता दो, पहले देख लेते हैं। डायबिटिक यानी कि डायबिटीज मेलाइटस में, जी का मतलब क्या रहेगा, जेस्टेशनल ट्रोबोप्लास्टिक डिसीज में। ओ का मीनिंग क्या रहेगा, ओवर एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज यानी कि ओबेसिटी में। ए का मीनिंग एबोर्शन और टी का मीनिंग क्या रहेगा, ट्राइसोमी 21 या फिर 18, यानी कि याद रखिए उसका ट्रिक क्या रहेगी बच्चों, डायबिटिक यानी कि डायबिटीज गॉट, क्या याद रखना बच्चों, डायबिटीज गॉट, डायबिटीज गॉट। अगर AFP डिक्रीज है तो कौन सी ट्रिक, डायबिटिक गॉट। अगर AFP इंक्रीज है तो कौन सी टेक्निक, MSAFP। तो डायबिटिक गॉट में क्या रहेगा बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज, ओवर एस्टिमेट गेस्टेशनल एज ऑफ द ओबेसिटी, एबोर्शन और टी का मीनिंग ट्राइसोमी 21 और 18। टोटल नंबर ऑफ द एंटीनेटल विजिट बाय द प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट,
एंटीनेटल विजिट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, सबको पता है अकॉर्डिंग टू WHO 4 विजिट होनी चाहिए। कितनी विजिट होनी चाहिए? 4 विजिट बच्चों। फर्स्ट विजिट कब होनी चाहिए? 16 वीक में। सेकंड विजिट कब होनी चाहिए? 24 से 28 वीक में। थर्ड विजिट कब होनी चाहिए? 32 वीक में। और फोर्थ विजिट कब होनी चाहिए? 36 वीक में, यानी कि 16, 24, 32 एंड द 36। वजाइनल कैनल नॉर्मली हैज कौन सी होती है जो एसिडिक या बेसिक है? आप सबको पता है वजाइनल कैनल नॉर्मली इज द एसिडिक एनवायरनमेंट। Which hormone play the most important role in the preparing the uterus for the pregnancy? यानी कि कौन सा हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? preparing the uterus for the pregnancy, प्रोजेस्टेरॉन। What is the first sign of the pregnancy? फर्स्ट साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का? तो याद रखिए मिस्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड। जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड मिस हो जाता है इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। Which hormone is the used for the ovulation induction? ओव्यूलेशन के इंडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिए बच्चों ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर से बता रहा हूं कौन सा हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी? मिस्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड। Which hormone is the used for the ovulation induction? Human chorionic gonadotropin. Which is the term for the absence of the menstruation? Amenorrhea. Amenorrhea पता ही है आपको बच्चों absence of the menstruation को क्या बोला जाता है? Amenorrhea. Which hormone is the responsible for the initiation of the contraction during the labor? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर। तो याद रखिए बच्चों ऑक्सीटोसिन। कौन सा आएगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज द responsible for the initiation of the contraction during the labor. Next, which type of the childbirth involve the use of the surgical incision to make the opening into the abdominal uterus? इजी क्वेश्चन है। कौन से टाइप की चाइल्ड बर्थ है जिसमें क्या करना पड़ेगा? सर्जिकल इंसिजन करना पड़ेगा, ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल एंड द यूट्रस। तो सबको पता है कौन सा आएगा? सिजेरियन सेक्शन। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।